नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं जिस सीरीज का नाम है सुपर 30। इस सीरीज के अंदर मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए 30 यानी कि 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आता हूं और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, जिसकी वजह से आप लोगों के 30 क्वेश्चंस में से ही 50 से लेकर 70 के क्वेश्चन के बीच में कवर हो जाते हैं। ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करती है क्योंकि चीजें मल्टीपल टाइम्स आपकी प्रैक्टिस में आ जाती हैं। सारी की सारी चीजें आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होती हैं। जो ये सीरीज में चला रहा हूं, ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। टीजीटी वाले बच्चों के लिए, पीजीटी वालों के लिए, एलटी ग्रेड वालों के लिए, DSSS, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल होगी क्योंकि जहां पर भी लिटरेचर पूछा जाता है वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग पहले ही एक प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। ये दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 30 और क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब जो लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, समीर पाठशाला के द्वारा एक किताब को पब्लिश कराया गया था जिसका नाम है पेनिशिया, ए कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश। ये एक बाइलिंगुअल बुक है। इसमें आपको विलियम शेक्सपियर के प्लेस की समरी हिंदी और इंग्लिश में मिलती है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हिंदी इंग्लिश में मिलती हैं, जॉन मिल्टन की पोएम्स हिंदी इंग्लिश में मिलती हैं और गाल्सवर्दी के प्ले भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो अमेजोन पर जाइए, वहां पर मैंने कुछ पेजेस अपलोड कर दिए हैं। उन पेजेस में देख लीजिए इंडेक्स में क्या क्या मैंने इस किताब के अंदर दिया है। तो यूपी टीजीटी वाले इस किताब को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, ये अमेजोन पर आप लोगों को मिलेगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से हमारी इस लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू होंगे क्योंकि 30 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और पहला प्रैक्टिस सेट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के और इस सीरीज के 31 क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने बहुत ही इजी है। द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर एंड मदर वर। शेक्सपियर के माता पिता का नाम आप लोगों से पूछा गया है। डेफिनेटली सभी लोगों की टंग पर ये जो क्वेश्चन है वो होगा। डेफिनेटली इसका आंसर आप कर भी चुके होंगे। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन इनके माता पिता का नाम था। जॉन शेक्सपियर जो थे विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम था और मैरी अर्डन जो था इनकी माता का नाम था। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम क्या था? जॉन वर्ड्सवर्थ था विलियम वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम, और एन कुक्सन उनकी माता का नाम था। अब ये तीसरा नाम आप लोगों को बताना है। देखिए, जब आप लोगों को 3 या 4 ऑप्शंस एग्जाम में मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं, चौथा नन ऑफ द अबव है तो इसको आप हटा देंगे, या फिर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस के दौरान ये करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है ये तो निकालना ही है, लेकिन बाकी के 3 गलत क्यों हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए तो बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आप लोगों को मदद मिलती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये टिमोथी एंड एलिजाबेथ कौन है, ये किसके पेरेंट्स का नाम है। तो आप लोगों ने एक रोमांटिक पोएट पढ़े होंगे जिनका नाम है पीवी शैले। ठीक है, पीवी शैले के पेरेंट्स हैं ये दोनों। टिमोथी इनके फादर थे शैले के, और एलिजाबेथ जो है इनकी मदर थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस पैटर्न से यदि आप पढ़ते हुए आगे चलते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सोल्व हो जाते हैं और एग्जाम में आप लोगों को हेल्प मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन, ए विलेज, व्हाट काउंटी इज द विलेज इन। देखिए, अब पहली बात, जो बच्चे अभी तक ये कंफ्यूजन में हैं कि स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवोन लगेगा या फिर अपॉन लगेगा, तो वो लोग मैं उनको बता देता हूं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ये अपॉन ही है। आप कभी भी ऑन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, कोई भी गांव जो है नदी के ऊपर नहीं हो सकता है, नदी के किनारे ही बस सकता है, क्योंकि ये एवन जो है ये एक नदी का नाम है और विलेज क्या है? स्ट्रेटफोर्ड है। ठीक है, तो अपॉन ये जो है ऑथेंटिक है। अब यहां पर काउंटी आपसे पूछा गया है कि किस काउंटी में ये जो स्ट्रेटफोर्ड गांव था वो है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ए इसका करेक्ट आंसर है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, वारविकशायर ये काउंटी का नाम था जिसके अंदर ये स्ट्रेटफोर्ड गांव था। ठीक है,
अब ये काउंटी क्या होता है? देखिए, काउंटी एक ऐसी जगह होती है जिसके अंदर छोटे मोटे बहुत सारे विलेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट होता है इंडिया में और उसके अंदर छोटे मोटे बहुत सारे गांव होते हैं, उसी तरह से काउंटी भी होता है। ये कंट्री नहीं है, ये काउंटी है, ठीक है? ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। अब यहां पर दो ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि वारविकशायर है। वारविकशायर ये आपका घिरा हुआ था फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से, ठीक है? तो आप लोगों से ये एग्जाम भी में पूछा जा सकता है कभी भी कि वारविकशायर जो काउंटी थी, इसको कौन से जंगल ने घेरा हुआ था? तो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से ये घिरी हुई थी। और ये वेसेक्स क्या है फिर? वेसेक्स एक पार्ट है यूरोप का। जब आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इंग्लैंड को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो ये वेसेक्स उनमें से एक है, ठीक है? ये वेसेक्स जो है आप लोगों को थॉमस हार्डी के प्लेस में देखने के लिए ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये इमेजरी लैंडस्केप है जो थॉमस हार्डी ने यूज की थी, ठीक है? वेसेक्स थॉमस हार्डी के वर्क्स में आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वारविकशायर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। When did शेक्सपियर राइट हिज प्लेस? देखिए, शेक्सपियर ने कितने प्लेस को लिखा है? 37 प्लेस लिखा है। कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर ने कितने प्लेस को लिखा था। 30 प्लेस जो है ऑथेंटिक नंबर जो माने जाता है वो 37 प्लेस विलियम शेक्सपियर के माने जाते हैं। और विलियम शेक्सपियर किस सेंचुरी के दौरान लिखा करते थे? देखिए, विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन पीरियड से। और एलिजाबेथन पीरियड कब से कब तक चलता है? 1558 से लेके 1603 तक ये चलता है, ठीक है? 1603 से लेके 1625 तक चलता है आपका जैकोबियन पीरियड। तो विलियम शेक्सपियर ने यहां पर भी प्लेस को लिखा था, ठीक है? इस दौरान में भी, क्योंकि 1603 से पहले तो इनके बहुत सारे प्ले आ गए थे, लेकिन इनके बहुत सारे फेमस वर्क जो हैं वो जैकोबियन पीरियड में आए थे। तो आप लोगों को 16th एंड 17th सेंचुरी दोनों में ही इनके प्ले, विलियम शेक्सपियर के प्ले देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? तो ये आप रिलेट कर सकते हैं इससे, जो एलिजाबेथन एज है वहां से और जैकोबियन एज है वहां से, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से आप लोगों को सोल्व करना है। ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, हु सेड? देखिए, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये इतना फेमस स्टेटमेंट है कि आपसे कितने भी बार एग्जाम जब होगा तो कितने भी बार इसके आने के चांसेस रहेंगे। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक विलियम शेक्सपियर के बारे में क्यों कहा जाता है? देखिए, जो विलियम शेक्सपियर थे वो 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए थे, ठीक है? कहां तक पढ़े हुए थे? 4th क्लास तक ये पास आउट थे, ठीक है? अब इन्होंने ज्यादा नॉलेज नहीं ली थी लैटिन लैंग्वेज की या फिर ग्रीक लैंग्वेज की। इन्होंने इंग्लिश में जो ट्रांसलेटेड वर्क थे उनको पढ़ के ही नॉलेज गेन की थी। तो इन्हें लैटिन की और जो ग्रीक लैंग्वेज है इसकी नॉलेज नहीं थी। तो इनके एक कंटेम्प्रेरी राइटर थे, वो कौन थे? बैन जॉनसन। बैन जॉनसन ने इनके बारे में ऐसा बोला है कि जो शेक्सपियर हैं ये स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो है वो जानते थे, ठीक है? तो बैन जॉनसन उनमें से एक है। जॉन ड्राइडन ने भी इनके बारे में बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, ये मैं आपको कमेंट्स पढ़ाऊंगा। फिलिप सिडनी फादर ऑफ सोनेट सीक्वेंस कहे जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन जो हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट कीरो कहा था, ये वही रॉबर्ट ग्रीन है जो यूनिवर्सिटी विट्स के में से बिलोंग करते हैं और शेक्सपियर के ऊपर सबसे भद्दा कमेंट करने वाले सबसे पहले क्रिटिक जो कहे जाते हैं वो रॉबर्ट ग्रीन ही कहे जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बैन जॉनसन है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ ओल्ड वर शेक्सपियर एंड एन हैथवे एट द टाइम ऑफ मैरिज? देखिए, यहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 40% लोग जो हैं इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड होते हैं। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब शेक्सपियर की शादी हुई थी तो शेक्सपियर कितने साल के थे? 18 साल के थे। और एन हैथवे जो थी वो कितने साल की थी? 26 साल की थी, ठीक है? 26 साल की थी। तो दोनों की एज में 8 इयर्स का आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? 8 इयर्स का डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब आप यहां पर देखिए, एन हैथवे जो है उनकी ईयर जो है वो पहले ही दे दी गई है, 26 इयर्स ओल्ड थी वो, ठीक है? और जो शेक्सपियर थे वो 18 साल के थे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसी को आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन ये आपका आंसर करेक्ट नहीं है। अब जब भी ऐसा होता है
तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि किस सीक्वेंस में आप लोगों से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कि पहले शेक्सपियर की एज के बारे में पूछा गया है या एन हैथवे की एज के बारे में पूछा गया है। तो आप लोगों को पहले शेक्सपियर की एज ही बतानी है, ठीक है। तो शेक्सपियर की एज कितनी थी, 18 थी, और एन हैथवे की थी 26 साल थी। तो इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। आप लोग यहां देखेंगे 26 की एन हैथवे थी, शेक्सपियर 18 के थे, मार्क कर दिया इसी को, आगे की 3 पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है जब आपको पहला करेक्ट आंसर मिल गया। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हो सकता है पहला क्वेश्चन गलत लगने लगे, पहला ऑप्शन जो है वो गलत लगने लगे, बाकी 3 में से कोई एक सही मिल जाए। वही सिचुएशन आपकी यहां पर क्रिएट हुई है कि बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इट इज बिलीव्ड दैट वंस शेक्सपियर हैड टू लीव स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, कुछ 3-4 क्वेश्चन पहले बताया था। स्ट्रेटफोर्ड जो है विलियम शेक्सपियर के विलेज का नाम है, ठीक है, विलेज का नाम है विलियम शेक्सपियर। व्हाट वाज द रीजन? एक बार क्या हुआ था, विलियम शेक्सपियर को उन्हीं के गांव से निकाल दिया गया था, और ये टाइम क्या है, लगभग 1586 के आसपास का टाइम है जब विलियम शेक्सपियर को एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था, ठीक है। इसका ऑप्शन में आप लोगों को करेक्ट बता देता हूं, डी है, ही वाज कॉट स्टीलिंग ए डियर फ्रॉम थॉमस लूसीज पार्क। देखिए, थॉमस लूसी नाम के एक बंदे थे, उनका एक पार्क था, उस पार्क के अंदर से शेक्सपियर को क्या करते हुए, डियर यानी कि हिरन चुराते हुए पकड़ा गया था। कब चुराते हुए? 1586 के आसपास। अब इन्हें पनिशमेंट के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि वहां से निकालने के लिए, स्ट्रेटफोर्ड छोड़ने की सजा मिली थी, और कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको यहां पर वापस देखा गया तो आपको डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। तो 1586 के आसपास का ये टाइम था, और ये 1587 में लंदन चले गए थे। लंदन जाकर इन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था जिसका नाम था बर्विच कंपनी ऑफ एक्टर्स, ठीक है, या फिर कहीं कहीं ये हमें देखने के लिए मिलता है बर्विच कंपनी ऑफ प्लेयर्स, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो है डी, इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603 द नेम ऑफ द चैंबरलियंस मैन वाज चेंज टू। देखिए, एक चैंबरलियंस मैन कंपनी थी, एक्टर्स की कंपनी थी, जिसके साथ विलियम शेक्सपियर जो है अपने एक्ट को परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस देते थे। ये क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर, जो 1603 से पहले ये कंपनी का नाम था, वो द चैंबरलियंस मैन था। लेकिन 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। इसके बाद कौन आते हैं? जेम्स फर्स्ट आते हैं गद्दी पे, किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पर आते हैं, और आकर ये इस चैंबरलियंस मैन जो है इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो क्या करते हैं? शेक्सपियर्स मैन करते हैं, एलिजाबेथ मैन करते हैं, किंग्स मैन करते हैं, या फिर जेम्स मैन करते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। ये इसका नाम कर देते हैं द चैंबरलियंस मैन का किंग्स मैन। सी इसका करेक्ट आंसर है। तो हर एक चीज अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें, और जब तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को एक स्टूडेंट मानकर ही तैयारी करें, क्योंकि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने मल्टीपल टाइम्स अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने आप के अंदर एक ईगो, एक एरोगेंट ऐसा मत आने दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को अब दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। कितनी भी बार आए उसको एलिब्रेट करो, उसको एक्सप्लेन करो, उसमें से और क्वेश्चन निकालो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस बेटर होती है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म। देखिए, शेक्सपियर जो थे स्टार्टिंग में 1587 के आसपास का जो टाइम था वो क्या था, जब इन्होंने बर्विच कंपनी ऑफ एक्टर्स को ज्वाइन किया था। फिर आता है 1594 का टाइम, जब इन्होंने द चैंबरलियंस मैन कंपनी के ये चार्टर मेंबर बन गए थे। लेकिन 1599 में एक टाइम आता है जब विलियम शेक्सपियर ने एक थिएट्रिकल कंपनी के साथ अपने शेयर खरीद लिए थे, है ना, अपने शेयर कुछ खरीद लिए थे 1599 में। तो वो कौन सी थिएटर था, थिएट्रिकल कंपनी थी, तो वो थी ग्लोब थिएटर।
शेक्सपियर के साथ जो एसोसिएटेड है वो ग्लोब थिएटर है 1599 में, जिसे बनवा दिया गया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अब जो ये बाकी कर्टेन थिएटर है, रोज थिएटर है, ये थिएटर भी आप लोगों को इंग्लैंड के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्लोब थिएटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, काफी डिटेल में आप लोगों को ग्लोब थिएटर की जानकारी दी है, आप उसे देख सकते हैं। राइट, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो सोचेंगे यार इतने इजी क्वेश्चंस को ये क्यों दे रहा है। देखिए मैं मानता हूं ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उस तरह से इजी क्वेश्चंस के अंदर भी आप लोगों को कई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। आइए किस तरह से मैं बताता हूं। देखिए शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स को लिखा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर भी यही है। अब यहां पर आप लोगों को देखने के लिए एक मिलेगा कि जो शेक्सपियर की सोनेट्स थी उनको 3 भागों में डिवाइड किया था शेक्सपियर ने। ठीक है, पहला सोनेट नंबर 1 से लेके 126 का डेडिकेशन जो हम लोग मानते हैं वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को मानते हैं। ठीक है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या फिर फेयर यूथ को हम मानते हैं, फेयर यूथ। राइट, और जो सोनेट नंबर 127 से लेकर सोनेट नंबर 155 तक है वो डार्क लेडी है। ठीक है, डार्क लेडी को किया जाता है। और सोनेट नंबर 153 एंड 154 जो है ये क्यूपिड है, जिनको हम लव गॉड के नाम से जानते हैं। राइट, इनको डेडिकेटेड है। तो ये डेडिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। एक खास चीज, सोनेट नंबर जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो सोनेट नंबर 121 से लेके 126 हैं, इनको भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। कैसे? देखिए सोनेट नंबर 1 से लेके 17 तक हम कौन सी सोनेट मानते हैं? प्रोक्रिएशन, जिसमें सोनेट जितनी 17 सोनेट के अंदर शेक्सपियर अपने फेयर यूथ को कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें शादी के बाद बच्चे पैदा भी करने चाहिए ताकि आपकी जो विरासत है वो चलती रहे। ये सब चीजें उनमें डिस्कस की हैं। मैं आपको जब सोनेट्स पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद सोनेट नंबर 18 से लेके 126 तक जो है वो म्यूज के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जब मैं आप लोगों को ये डिटेल में पोएम्स पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो डेडिकेशन हो गया और ये 2 डिवाइडेशन हो गए सोनेट नंबर 1 से लेके 126 के अंदर। अब बात करते हैं बाकी के 2 ऑप्शंस की। देखिए कहा जाता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम शॉर्ट में लिख देता हूं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने 500 प्लस सोनेट को लिखा था। राइट, 500 प्लस सोनेट्स को तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही लिखा था, और एग्जैक्ट अगर काउंट की बात करें तो 523 उसका काउंट निकल के आता है। विक्रम सेठ ने कितनी सोनेट्स को लिखा था? 598 सोनेट्स को लिखा था। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बाध्य नहीं है कि उसको क्वेश्चन यहीं से पूछना है। सिर्फ उसका दिमाग ये कहना चाहिए कि ये क्वेश्चन सोनेट से रिलेट करता है और सोनेट आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ही वॉज नेचुरली लर्नड, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक टू रीड नेचर, ही लुक इनवर्ड्स एंड फाउंड हर देयर, नेम द क्रिटिक हु सेड दिस एंड फॉर होम। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया कमेंट देखने के लिए मिलता है, एक कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए मिलता है जो शेक्सपियर के बारे में कहा गया है। अब ये कहा किसने है आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, कि किसने इस कॉम्प्लीमेंट को दिया है, किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में। ही वॉज नेचुरली लर्नड, जो शेक्सपियर हैं उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो एक तरह से चीजें जो हैं शेक्सपियर की वो गॉड गिफ्टेड हैं, भगवान से ही ये चीजें शेक्सपियर को मिली थी। कोई भी नेचर के बारे में सीखने के लिए ही नीडेड नॉट, उन्हें जरूरत नहीं थी किस चीज की? द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक, जो किताबें हैं, किताबों को यहां पर एक तरह से चश्मा बताया गया है कि किताबों से सीखने की जरूरत नहीं थी नेचर के बारे में। नेचर के बारे में शेक्सपियर को सीखने के लिए किताबों की जरूरत नहीं थी। ही लुक्ड इनवर्ड, वो अपने अंदर देखते थे, अपने दिल में झांकते थे, अपनी खूबियों को, अपनी क्वालिटी से ही वो नेचर को क्या करते थे? अपने अंदर ही फाउंड कर लेते थे। तो नेचर को देखने के लिए, नेचर से कोई चीज सीखने के लिए उन्हें नेचर में जाने की जरूरत नहीं थी। वो ही लुक्ड इनवर्ड एंड फाउंड हर देयर, वो नेचर को अपने अंदर ही मिल जाते। तो ये जो कहा गया है, पहली बात तो शेक्सपियर के लिए कहा गया है। ठीक है, ये कमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट शेक्सपियर के लिए कहा गया है। अब किसने कहा है? देखिए ड्राइडन ने ये कहा है।
अब बाकी के 3 ऑप्शंस को भी मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ये फेमस है किसके लिए? प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखने के लिए फेमस है। टी.एस. इलियट, इनका एक वर्क था हैमलेट एंड हीज प्रॉब्लम, इसमें भी इन्होंने शेक्सपियर की चीजों को, हैमलेट की जो प्ले है इनका, उसको डिस्कस किया है, उनकी वीकनेस को डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि टी.एस. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सैड टू बी आर्टिस्टिक फेलियर बाय टी.एस. इलियट, तो आप लोगों को हैमलेट इसका आंसर देना है, राइट। एस.टी. कोलरिज, देखिए एस.टी. कोलरिज ने तो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है किसके ऊपर? आर माइंडेड शेक्सपियर, ठीक है। ये कमेंट किया है किसने? ये कोलरिज ने कहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कमेंट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो शेक्सपियर है वो मैनी माइंडेड है। मैनी माइंडेड का मतलब यहां पर क्या निकल के आता है? देखिए शेक्सपियर एक अकेले ऐसे राइटर थे जिन्होंने एक के बाद एक हिट प्ले दिए, बहुत सारे हिट प्ले दिए, चाहे वो आपकी कैटेगरी कोई सी भी हो, ट्रेजिडी हो, कॉमेडी हो, ट्रेजी कॉमेडी हो, तो उनके जो प्लेस थे, उनके करेक्टर जो थे, वो उस तरह से उन्होंने सेट किए हैं, उस तरह से लिए हैं, बढ़िया तरीके से लिए हैं। तो उन्हें कहा है कि ऐसे प्लेस, ऐसे करेक्टर्स लेने के लिए तो मैनी माइंडेड होना पड़ेगा। लेकिन शेक्सपियर का तो सिंगल माइंड था ना, इसीलिए कोलरिज ने उन्हें मैनी माइंडेड बोल दिया है, ठीक है, माइंडेड बोल दिया है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या है? बी है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ड्राइडन ने ये कहा है। There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Where did Hamlet speak this line? देखिए, अगर आप लोगों से ये चीज पूछी जाए कि ये लाइन जो है कहां से बोली गई है, तो हैमलेट एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, और ये एक ग्रेट ट्रेजेडी भी है विलियम शेक्सपियर की, राइट। There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. यहां पर धरती पर जो भी चीजें हैं, यहां पर कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी थिंकिंग पर वो डिपेंड करती है कि हम उस चीज के बारे में कैसा सोचते हैं। जैसा हम उस चीज के बारे में सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो वो हमें बुरी लगने लगेगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखेंगे तो वो चीज हमें अच्छी लगने लगेगी। तो ऐसी चीजें जो हम ये थिंकिंग जो है बनाती है, हैमलेट ने कहा है, लेकिन किस एक्ट और किस सीन के अंदर कहा है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। जब भी आप लोगों से एक्ट और सीन की बात की जाती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए आपको टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत पड़ती है। देखिए, हैमलेट एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने 5 एक्ट्स में लिखी थी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को, चाहे उनकी 4 मेजर ट्रेजेडीज की मैं बात करूं, वो कितनी एक्ट्स में लिखी गई थी? 5 एक्ट्स में लिखी गई थी, राइट। और ये एक्ट 2 सीन 2 में कहा है हैमलेट ने कि देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड योन सोलिटरी हाईलैंड लेस रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास लाइन्स फ्रॉम। देखिए, ये लाइन्स हैं और इन लाइन्स को किसने कहा है, कौन सी पोएम में कहा है, आप लोगों को ये आंसर देना है। बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन्होंने आंसर इसका कर भी दिया होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो लाइन्स हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन लाइन्स को लिखा है, ठीक है। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, राइट। पहले मैं आप लोगों को इसके डिफिकल्ट वर्ड बता देता हूं। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, सिंगल का मतलब होता है अकेला, फील्ड का मतलब होता है खेत, सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, हाईलैंड का मतलब होता है ऊंचाई पे, ठीक है, कोई भी चीज ऊंचाई पे, और लैस का मतलब होता है एक ऐसी लड़की, लड़की इसका मतलब है कुंवारी लड़की, ठीक है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, रीपिंग का मतलब होता है फसल को काटना, एंड सिंगिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, गाना होता है। और अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो इसको कहा है किस पोएम के अंदर कहा है, मैं इसका मीनिंग भी आप लोगों को अभी बताऊंगा। टिंटन एबे के अंदर कहा है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के अंदर कहा है, या फिर VR7 के अंदर कहा है, या फिर द सोलिटरी रीपर के अंदर कहा है। देखिए, एक शब्द यहां पर जो यहां पर रीपर शब्द आया है और रीपर शब्द ही यहां पर भी आया है, रीपिंग शब्द यहां पर भी आया है। तो आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि ऐसे वर्ड जो रिलेट कर रहे हैं हो सकता है इसी पोएम से आया हो।
तो देखिए पहले मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं, डी इसका करेक्ट आंसर है। विलियम वर्ड्सवर्थ की द सोलिटरी रीपर का से ये लाइन ली गई हैं। अब मैं इसका एक आप लोगों को मीनिंग अच्छी तरह से समझा देता हूं कि एक लड़की होती है, लड़की जो कि खेत में अपनी फसल को काटती है और काटते काटते वो एक सैड सॉन्ग गा रही होती है, गाना गा रही होती है। वो सैड सॉन्ग है, कैसा है विलियम वर्ड्सवर्थ को तो समझ में नहीं आता, लेकिन वो विलियम वर्ड्सवर्थ को सैड सॉन्ग ही लगता है जिस तरह से वो गाना गाती है। तो पोएट कहते हैं बिहोल्ड हर, देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, जो लड़की अकेली खेत में है। योन सोलिटरी का मतलब है अकेली, और लेस का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को, लड़की रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो फसल काट रही है। रीपिंग मतलब फसल काट रही है, और फसल काटते समय वो क्या कर रही है, रीपिंग। एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ का मतलब है वो गाना गाते गाते फसल काट रही है। तो लोगों से विलियम वर्ड्सवर्थ रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉप हियर, कि यहां पर रुको और इस लड़की के गाने को सुनो, है ना। वो लोगों से कह रहे हैं कि यहां पर रुको और इस लड़की के गाने को सुनो, और जेंटली पास, यदि तुम यहां पर नहीं रुकना चाहते तो इतनी जेंटल तरीके से यहां से पास हो जिससे ये लड़की गाना गाते हुए डिस्टर्ब ना हो। इतने जेंटल तरीके से आप लोगों को यहां से पास होना है, राइट। आप लोगों को इसका आंसर जो है वो डी मार्क करना है। आई होप ये लाइन का मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन डिड द फॉल्स फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड। इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए, आप लोगों को कुछ अलग मिलेगा। देखिए एक तो है फर्स्ट फोलियो, कुछ लोग इतनी अच्छी तरह से रट्टा मारते हैं कि उन्होंने इसको भी फर्स्ट फोलियो ही पढ़ लिया होगा। ऐसा बहुत बार हो जाता है, और वो लोग नहीं जानते होंगे फॉल्स फोलियो के बारे में, तो ये सोच रहे होंगे कि ये फॉल्स फोलियो जो है गलत से टाइप हो गया है, ये फर्स्ट फोलियो ही है। लेकिन मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये फॉल्स फोलियो ही टाइप किया हुआ है, करेक्ट टाइप किया हुआ है। अब विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था वो 1623 में आया था, राइट, जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर के 36 प्लेस को इंक्लूड किया गया था। फिर ये फॉल्स फोलियो क्या है, फॉल्स फोलियो कब आया था विलियम शेक्सपियर का? देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, फॉल्स फोलियो आया था 1619 में। 1619 में फॉल्स फोलियो को जो पब्लिश कराया था वो किसने कराया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विलियम जैगर्ट ने इसको पब्लिश कराया था, और इसके अंदर विलियम शेक्सपियर के 10 प्लेस ही थे। जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न अब बदलता हुआ जा रहा है, तो आप लोगों को डीप नॉलेज रखने की जरूरत है। कोई भी चीज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो आप लोगों की नॉलेज में ऐड होती हैं उन्हें आप कहीं भी लिख सकते हैं और अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फॉल्स फोलियो विलियम जैगर्ट ने पब्लिश कराया था, इसके अंदर 10 प्लेस थे और 1619 में आया था। अब बात करते हैं 1623 में फर्स्ट प्लेस, 1632 में सेकंड फोलियो आया था, ठीक है, और 1663 में जो आया था वो थर्ड फोलियो माना जाता है। अब इसमें भी कहीं कहीं आपको सेकंड सीन जो है इसका मिल जाता है, वो 1664 में आया था, ठीक है, लेकिन हम 1663 इसी को मानकर चलते हैं यदि आपसे फोलियो की पब्लिकेशन ईयर सिर्फ पूछी जाती है, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को 1619 देना है, जिसके अंदर 10 प्लेस इंक्लूड थे फॉल्स फोलियो के, राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। शेक्सपियर यूज्ड ब्लैंक वर्स इन मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स, हु इंट्रोड्यूस्ड इट। देखिए शेक्सपियर ने अपने वर्क्स के अंदर ब्लैंक वर्स को इस्तेमाल किया था। एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका नाम है ब्लैंक वर्स, इसको इस्तेमाल किया था विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेस के अंदर। अब ये ब्लैंक वर्स जो है किस तरह की लिटरेरी डिवाइस है, इसमें किस तरह का इस्तेमाल पोएट जो है या राइटर जो है वो करता है। देखिए ब्लैंक वर्स के अंदर हमें नो राइमिंग स्कीम यानी कि राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं करना होता, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ मीटर का। तो जो विलियम शेक्सपियर थे ये अपने वर्क्स के अंदर राइमिंग स्कीम का तो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अधिकतर वर्क इनके आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। आयाम के अंदर आयाम एक सिलेबल है जिसके अंदर आयाम एक मीटर है जिसके अंदर हमें 2 सिलेबल मिलते हैं, पहला अनस्ट्रेस और दूसरा जो है स्ट्रेस सिलेबल मिलता है, ठीक है। तो आयाम के अंदर ये सिलेबल हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ब्लैंक वर्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इस्तेमाल किया था,
था। ब्लैंक वर्स शेक्सपियर ने भी इस्तेमाल किया था, बहुत सारे राइटर्स ने इसको इस्तेमाल किया था ब्लैंक वर्स को। जब भी हम देखते हैं कोई भी लॉन्ग नैरेटिव वर्क होता है तो उसके अंदर हमें ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल 99% देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसके अंदर राइटर को राइमिंग स्कीम जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, सिर्फ और सिर्फ मीटर का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। लेकिन इसको इजाद किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको कोइंड किसने किया था, ये यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है वोल्ट विटमैन ने किया था, बेन जॉनसन ने किया था, जोफ्री चौसर ने किया था, या फिर हेनरी हावर्ड ने किया था। देखिए वोल्ट विटमैन, एक लिटरेरी डिवाइस और है जिसको हम फ्री वर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्री वर्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ना तो राइटर को फिगर और ना तो राइटर को राइमिंग स्कीम इस्तेमाल करनी है, ना ही उसके अंदर मीटर का इस्तेमाल करना है। ऐसी जो राइटिंग्स हैं उसको हम फ्री वर्स कहते हैं, जिसके अंदर किसी राइटर ने राइमिंग स्कीम या मीटर का इस्तेमाल ना किया हो। और इसके जो फादर कहे जाते हैं वो वोल्ट विटमैन कहे जाते हैं। किसके? फ्री वर्स के। अब बेन जॉनसन के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, शेक्सपियर के कंटेम्परेरी हैं, जिन्होंने कहा था कि शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जो एसोसिएटेड हैं इसके साथ में। और भी बहुत सारे इन्होंने शब्द कहे हैं, कमेंट्स कहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहे हैं। शेक्सपियर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से शेक्सपियर को कवर करा दूंगा, राइट। और जोफ्री चौसर जो कि आपके फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहे जाते हैं और फादर ऑफ हीरोइक कपलेट भी कहे जा सकते हैं। राइम रॉयल स्टैंजा, चौसेरियन स्टैंजा जिन्हें हम इनके नाम से जानते हैं, वो भी इन्होंने ही कॉइन किया था। या फिर एक है हेनरी हावर्ड, जिन्हें हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ब्लैंक वर्स को इजाद किया था। ब्लैंक वर्स को जो है अर्ल ऑफ सरे ने ही इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और कब किया था? 1550s में इसको किया था। और मैं एक और चीज 1550s में, देखिए यहां पर मैं सेंचुरी लगा देता हूं, एस लगा देता हूं, क्योंकि जब 1550s का नाम लेते हैं तो हम 1550 से लेकर 60 तक ये कहीं भी ईयर माना जा सकता है। और ब्लैंक वर्स का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल जो हुआ था वो एक ट्रांसलेशन के टाइम पर हुआ था, जिसका नाम है द एनीड। ये ट्रांसलेशन के टाइम पे ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, हेनरी हावर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड। देखिए वेस्टलैंड एक लॉन्ग नैरेटिव वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया? टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया। ये चीज आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आप लोगों के। और 1922 में इसको पब्लिश कराया था टी.एस. एलियट ने, राइट। और इसको एलियट ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये चीजें आप लोगों से पूछी गई हैं। तो इसको किया है 5 पार्ट्स में डिवाइड। इसके अंदर आपको शेक्सपियर, इसके अंदर आपको संस्कृत के भी कुछ वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द फर्स्ट फोलियो, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जो फर्स्ट फोलियो की पब्लिकेशन ईयर है वो है 1623। 1623 में 36 प्ले आप लोगों के इंक्लूड किए गए थे। किसके अंदर? फर्स्ट फोलियो के अंदर। ऑफ शेक्सपियर इंक्लूड 36 प्लेस, राइट। ये यहां पर लिखा हुआ है। हाउ मेनी प्लेस डू यू फाइंड इन द सेकेंड फोलियो? सेकेंड फोलियो के अंदर कितने प्लेस को पब्लिश कराया गया था? तो आप लोगों को यह क्वेश्चन में आंसर देना है। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। एक चीज मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ऐड करके बता देता हूं, जो फर्स्ट फोलियो था उसका प्रीफेस जो लिखा था वो बेन जॉनसन ने लिखा था। बेन जॉनसन का एक वर्क था, जॉनसन, राइट। बेन जॉनसन ने लिखा था। और सेकंड फोलियो को जब प्रीफेस था वो मिल्टन की एक पोयम थी, मिल्टन की एक पोयम थी जिसका नाम था ऑन शेक्सपियर। ठीक है, ऑन शेक्सपियर को इंक्लूड किया गया था सेकंड फोलियो में, जो कि मिल्टन की पोयम थी एज ए प्रीफेस, राइट। तो आप लोगों को बताना है सेकंड फोलियो के अंदर कितने जो प्लेस थे इंक्लूड किए गए थे विलियम शेक्सपियर के। 36 प्ले को ही इंक्लूड किया गया था, कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ था। 37 प्ले को किया गया था, या फिर 18 प्लेस को किया गया था। ओनली 1 प्ले जो
एक प्ले फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं हुआ था, क्या उसको किया गया था? पेरिकल्स, जिसका नाम है द प्रिंस ऑफ टायर जो था, उसको इंक्लूड किया गया था। तो यहां पर देखिए 36 प्ले ही आप लोगों को सेकंड फोलियो के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड फोलियो आप लोगों का आया था 1632 में, आप लोगों का सेकंड फोलियो आया था, जिसका प्रीफेस मिल्टन की एक पोएम है ऑन शेक्सपियर। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रैक्टिस जो आपको परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम को हेल्प करने में आप लोगों की मदद करती है, राइट? इस तरह से प्रैक्टिस करें। 36 इसके प्लेज हैं जो सेकंड फोलियो में भी आए थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। Whose poem was included as the preface of the second folio? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते समय बता दिया हूं, पूरी अच्छी तरह से बता दिया हूं कि सेकंड फोलियो जो विलियम शेक्सपियर का है वो 1632 में आया था। 1632 में जब आया था तो इसमें 36 प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर के इंक्लूड किए गए थे, फर्स्ट फोलियो में भी और सेकंड फोलियो में भी। लेकिन जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन शेक्सपियर, इसको एज ए प्रीफेस इंक्लूड किया गया था, राइट? सेकंड फोलियो के प्रीफेस एज ए प्रीफेस इंक्लूड किया गया था, राइट? तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 में। हु गोट द फॉल्स फोलियो पब्लिश्ड? ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बातों ही बातों में एक्सप्लेन कर दिया हूं, क्योंकि चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आप लोगों की टंग पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि आप लोग उन्हें देखते ही आंसर कर दो और विद कॉन्फिडेंस करो, राइट? तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? इस तरह की प्रैक्टिस से ही आएगा। अब यहां पर भी आप लोगों के ऑप्शंस जो हैं, इनमें आप लोगों का कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। देखिए, जो फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का आया था उसको 1623 में पब्लिश कराया गया था, और उसके जो कंपाइल किया था किसने किया था? जॉन हेमिंजस ने किया था, यहां पर एस और लगा लीजिए, और हेनरी कोंडेल ने इसको कंपाइल किया था फर्स्ट फोलियो को, ठीक है? जितने भी प्लेस थे उसको किसने कंपाइल किया था? जॉन हेमिंजस और हेनरी कोंडेल ने। ये कौन थे? ये विलियम शेक्सपियर के कलीग्स थे जिन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराने में काफी मदद की थी। लेकिन जो फॉल्स फोलियो है जो 1619 में आया था, 1619 में 10 प्लेस के साथ आया था, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, ये किसने पब्लिश कराया था? विलियम जैगर्ड ने इसको पब्लिश कराया था, राइट? सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हु गोट द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो कि आप लोग पढ़ते होंगे कि जॉन हेमिंजस है जिन्होंने इसको पब्लिश कराया था, या हेनरी कोंडेल हैं जिन्होंने पब्लिश कराया था। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ कंपाइल किया था, पब्लिशर तो कोई और थे। फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में आया था, और इसके पब्लिशर्स के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जॉन हेमिंजस और हेनरी कोंडेल जो हैं ये तो कंपाइलर थे, इन्होंने तो कंपाइल किया था फर्स्ट फोलियो को। लेकिन जो पब्लिशर हैं वो कौन थे फर्स्ट फोलियो के, जिसमें 36 प्ले विलियम शेक्सपियर के इंक्लूड किया गया था? ये आप लोगों को आंसर बताना है। तो विलियम जैगर्ड थे, या फिर इनके बेटे इसाक जैगर्ड थे, या फिर एक और नाम इनके साथ जोड़ा जाता है एडवर्ड ब्लाउंट। ये थे, इन तीनों में से कौन थे जिन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया था? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो यू गेट कंफ्यूज्ड कि क्या आंसर इसका हो सकता है, ठीक है? तो ऐसी प्रैक्टिस करें, कुछ हटके प्रैक्टिस करें, इजी क्वेश्चंस में से भी हार्ड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। तो इसका आंसर जो है डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों ही पब्लिशर हैं फर्स्ट फोलियो के। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स an implicit, implied or hidden comparison between two objects and it's treated as one? ऐसी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर चीजों को क्लियर नहीं किया जाता, या उसका मीनिंग जो है हिडन होता है, लेकिन उसके अंदर हमें कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है? दो डिफरेंट चीजों के अंदर कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है। ऐसी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमली है, सिमली के अंदर डेफिनेटली हम लोगों को कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है, और टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में ही कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके साथ हम एज और सो या फिर लाइक, ये तीन वर्ड हैं जो देखने के लिए मिलते हैं और सिमली के साथ। लेकिन जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जब इंप्लाइड होती है सिमली किसी चीज के अंदर, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। लिटोट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बहुत ही अच्छी तरह से, आप लोग इसे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हर वर्ड्स वर ए नाइफ
इन हिज हार्ट। फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को यहां पर बताना है। देखिए पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन के वर्ड्स जो हैं वो यूज नहीं होते हैं। तो ये उसी तरह का आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है। हर वर्ड्स जो किसी के शब्द हैं, मान लीजिए एक पति पत्नी है, एक पति को एक पत्नी डांट रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आजकल के जमाने में तो ये कॉमन है कि एक पत्नी एक पति को डांट रही है और जो पत्नी के शब्द थे उसको बहुत ही बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं। किसको? एक पत्नी के पति को। ठीक है, तो वो जो हर्ट को जो मतलब उसके जो शब्द हैं वो कैसे हैं? एक नाइफ की तरह हर्ट कर रहे हैं। अगर किसी की पत्नी पति को डांटे तो उसके शब्द कैसे होंगे कि मान लो वो उसके सीने में चाकू घोंप रही हो, उस तरह के होंगे। तो इस तरह का जो फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि उसके वर्ड्स जो हैं वो कैसे हैं? नाइफ की तरह हैं। तो ये कंपैरिजन है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। देखिए पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं ये लाइन कहां से आई है, ये लाइन किसने लिखी है। ये लाइन लिखी है आपके शेक्सपियर ने। ये लाइन शेक्सपियर ने लिखी है, सोनेट नंबर 138 से ली गई है। सोनेट नंबर देखिए, जब आपका टीजीटी या पीजीटी में ये लाइन आ चुकी है, जो आपका 2021 का जो पेपर हुआ था, शायद टीजीटी में ये लाइन आई है। इस बार आपके क्वेश्चंस को कहां से भी पूछा गया है, आपके सोनेट से भी क्वेश्चन को पूछा गया है। पहले सोनेट से आप लोगों के एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अब लाइन भी पूछने लगा है, इसीलिए ये लाइन मैंने आप लोगों की दी है, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। तो यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मैंने आपको जब ये पोएम पढ़ाई थी, जब ये सोनेट पढ़ाई थी, यही से मैं पढ़ा चुका हूं सोनेट नंबर 138 को, तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसके अंदर पन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। पन फिगर ऑफ स्पीच कब इस्तेमाल होता है? देखिए जब कोई एक शब्द अपनी जगह पर रहे और वहां पर रहकर ही वो दो शब्द दे, दो मीनिंग दे। दो मीनिंग कैसे? देयरफॉर, इसीलिए आई लाई। आई लाई का मतलब है कि मैं उससे झूठ बोलता हूं, विद हर। ठीक है, विद हर, मैं उससे झूठ बोलता हूं, एंड सी विद मी, और वो मेरे साथ झूठ बोलती है। लेकिन इसका एक दूसरा मीनिंग भी निकल के आता है, देयरफॉर आई लाई, मैं उसके साथ लेटता हूं। देयरफॉर आई लाई विद हर, मैं उसके साथ लेटता हूं, एंड सी विद मी, और वो मेरे साथ लेटती है। इस तरह के जब ये लाई शब्द है, दो मीनिंग आप लोगों का दे रहा है। तो पन फिगर ऑफ स्पीच यहां पर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजुअली रिटन इन। देखिए सोनेट जो है आप लोगों को मैं बहुत ही डिटेल में एक बार पढ़ाऊंगा, ऐसी पढ़ाऊंगा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन सोनेट से आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, कोई से टाइप से भी आ जाए, चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट हो, चाहे वो इटालियन सोनेट हो, पेट्रार्कन सोनेट हो, मिल्टोनिक सोनेट हो, या फिर स्पेंसरियन सोनेट हो, किसी भी तरह के सोनेट हो, राइमिंग स्कीम पूछे, मीटर पूछे, कुछ भी पूछे, वो आप लोगों का सोल्व होगा। मैं एक डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर इसकी दूंगा। तो सोनेट जो होती है 14 लाइन की, कितनी लाइन की पोएम होती है? 14 लाइन की पोएम होती है। लेकिन इसके भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक पोएम जो 14 लाइन की हो सोनेट होगी, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। उसकी कंफर्मेशन लेने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आयाम्ब मीटर का इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है, आयाम्बिक पेंटामीटर का राइटर्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर मीटर का इस्तेमाल हुआ हो। पहली चीज तो यह है मीटर का इस्तेमाल, और दूसरी चीज क्या है? उसके अंदर राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है, राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल हुआ हो। तो ये दो चीज ऐसी हैं सोनेट की रिक्वायरमेंट में चाहिए ही चाहिए। कोई भी पोएम सोनेट नहीं हो सकती 14 लाइन की, लेकिन अगर उसके अंदर 14 लाइन भी है, राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल भी किया है और मीटर का इस्तेमाल भी किया है, तो वो क्या कहलाती है? सोनेट कहलाती है। तो ज्यादातर जो राइटर्स हैं वो आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो यूजुअली मीटर जो रिटर्न होता है वो किस में रिटर्न होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हु मेड चेंजेस टू द सोनेट इन इंग्लैंड। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क हैं ये फादर ऑफ इटालियन सोनेट कहे जाते हैं। फादर ऑफ इटालियन सोनेट कहे जाते हैं। ये अपनी बिलव्ड लोरा के लिए सोनेट्स को लिखा करते थे। लेकिन सर थॉमस वैट ने 16th सेंचुरी में सोनेट को जो है क्या कर दिया था? इंट्रोड्यूस कर दिया था। कहां पर किया था? 16th लिख देता हूं यहां पर, सेंचुरी में, इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? सर थॉमस वैट ने किया था।
राइट। तो यहां पर क्वेश्चन में ये है कि हु मेड चेंजेस, चेंजेस किसने किए थे? जो सर थॉमस वॉयट ने इंट्रोड्यूस की थी सोनेट, उसमें चेंजेस किसने किए थे? अर्ल ऑफ सरे ने किए थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब अर्ल ऑफ सरे को क्या कहते हैं हम? हेनरी होवार्ड के नाम से भी इन लोगों को इनको जानते हैं। अब इन्होंने चेंजेस क्या किए थे? देखिए सोनेट के अंदर हमें इटालियन सोनेट के अंदर 2 स्टेंजा फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 3 क्वार्टरेन यानी कि 4 लाइन का स्टेंजा जिसे हम कहते हैं 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट, ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे किसने? अर्ल ऑफ सरे ने या फिर हेनरी होवार्ड जिन्हें हम बोलते हैं, ये चेंजेस दिए थे किसने? और इस सोनेट की फॉर्म को पॉपुलर किसने बनाया था? विलियम शेक्सपियर ने बनाया था। तो इस तरह की जो जिसमें 3 क्वार्टरेन यानी कपलेट होता है उसको हम इंग्लिश सोनेट कह सकते हैं या फिर शेक्सपियरियन सोनेट हम लोग कह सकते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, मतलब कि एरिस्टोटल के हिसाब से जो ट्रेजेडी की सोल है वो क्या है? करेक्टर है, सेटिंग है, डिक्शन है या फिर प्लॉट है? ये आपको आंसर देना है कि एरिस्टोटल के हिसाब से द सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है। यहां पर आप लोगों को डॉट डॉट करके जो दिया है यहां पर आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आपका ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो यहां पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। एरिस्टोटल के हिसाब से प्लॉट जो है, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी होता है। प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी होता है और करेक्टर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी जो होता है वो विलियम शेक्सपियर के हिसाब से है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, तो आपको देना है इसका करेक्टर आंसर। और अगर एरिस्टोटल के हिसाब से पूछा गया है तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, किसकी राइटिंग से ये ड्राइव किया गया है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द की बात की है कि किसने कॉइन किया है, किसकी राइटिंग से ये शब्द आया है, कहां से ये शब्द आया है? आप लोगों को ये बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने एक वर्क लिखा था 1891 में एक वर्क लिखा था, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस वर्क के अंदर उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया था। अब मैं ये बाकी के 3 ऑप्शंस जो हैं ये भी आप लोगों के एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए एफ एस बोस जो हैं इन्होंने एक शब्द को कोइन किया था, सिर्फ विलियम शेक्सपियर के प्लेस के लिए एक शब्द को कोइन किया था। ये बात याद रखना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, एक शब्द कोइन किया था प्रॉब्लम प्ले। ये सिर्फ विलियम शेक्सपियर के प्लेस के लिए ही इन्होंने कोइन किया था और ये शब्द एसोसिएटेड करते हैं विलियम शेक्सपियर के प्लेस के साथ ही। तो एफ एस बोस वो इंसान है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हु इन्वेंटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले फॉर विलियम शेक्सपियर प्लेस, तो आप लोगों को एफ एस बोस ही इसका आंसर देना है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी एक टर्म को कोइन किया था जिसका नाम है टचस्टोन मेथड, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन फर्स्ट क्रिटिक ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने एन अपस्टार्ट क्रो विलियम शेक्सपियर को कहा था। तो राइट इसका आंसर इसका जो है वो है आप लोगों का ए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज द ए की स्टेटमेंट फ्रॉम। देखिए जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि किस राइटर ने, किस पोएट ने, राइटर का नाम देखते हैं, किस पोएट ने इसको लिखा है, उसके पीछे लिखने का कारण क्या है, ये चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम न्यू क्रिटिक को पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए मायने नहीं करती कि किसने लिखा है या फिर उसके विचार क्या थे और रीजन क्या था उसका लिखने का, तो हम लोग टेक्स्ट से ही उसका मतलब निकाल लेते हैं। तो देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। यहां पर यह कहा है कि अगर हम टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आउटसाइड द टेक्स्ट जो है वो कुछ भी नहीं होता। ये थ्योरी जो है, ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया है, ये चीजें आप लोगों को बतानी है। तो देखिए एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था जैक डेरिडा। मैं आप लोगों को इनका लिख के दे देता हूं, जैक
डेरिडा। ये नाम है जैक डेरिडा, फ्रेंच फिलोसोफर हैं ये, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन नाम दिया है। डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। मान लीजिए कोई एक पोयम है, एक पोयम का मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप दूसरे टीचर के पास गए, उसी पोयम का मीनिंग किसी टीचर ने दूसरे तरीके से समझा दिया, तो ना तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हो, ना ही दूसरे टीचर को जिसके पास आप गए थे। क्योंकि देखिए टेक्स्ट जो है उसका मीनिंग आप कितनी बार भी पढ़ो, उसका मीनिंग अलग निकाल सकते हो, उसको आप गलत नहीं कह सकते। जिस तरह से भी आपकी स्टोरी फिट होती हो टेक्स्ट पर, उतनी ही बार आप उसका मीनिंग चेंज कर सकते हो। कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। यदि आप डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग भी अच्छे से समझेंगे, कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को बनाना, लेकिन जब डी लग जाता है उसके सामने तो इसका मतलब है तोड़ देना, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना और फिर से उसको कंस्ट्रक्ट करना। मतलब कि मैंने कोई टेक्स्ट आपको पढ़ाया, उसका मीनिंग बता दिया, तो वो एक ऐसी चीज नहीं है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मैंने पोएम बताई तो विलियम वर्ड्सवर्थ आके मुझे बता के गए थे। नहीं, कोई दूसरे टीचर के पास आप जाओगे, दूसरा टीचर आप लोगों को उस टेक्स्ट का मीनिंग अलग बताता है, तो वो गलत नहीं है। एक टेक्स्ट के हम कितने भी मीनिंग निकाल सकते हैं, यही डीकंस्ट्रक्शन की जो थ्योरी है वो हमें सिखाती है, और जैक डेरिडा ही हमें ये सब चीजें बताते हैं, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। Who was the first official poet laureate in England? देखिए कौन ऑफिशियल पोएट लाउरेट थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों से अनऑफिशियल नहीं पूछा गया, ऑफिशियल पोएट लाउरेट की बात की गई है। और यहां पर जॉन ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये तीन नाम आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, राइट। अब यहां पर ऑफिशियल पोएट लाउरेट के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो थे 1668 से लेके 88 तक पोएट लाउरेट रहे थे। दूसरा नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से लेकर 1850 तक रहे थे, और इनके बाद 1850 से लेकर 1892 तक सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले जो पोएट लाउरेट थे वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ही थे। इनसे लंबे टाइम तक पोएट लाउरेट की पोस्ट पर शायद ही कोई रहा हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है जॉन ड्राइडन है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑफिशियल पोएट लाउरेट जो थे वो आपके जॉन ड्राइडन ही थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, जॉन मिल्टन्स लिसिडस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन मिल्टन ने एक बहुत ही धांसू पोएम लिखी थी जिसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये लिसिडस इसका नाम है। अब ये लिसिडस जो है वो कौन था, देखिए मैं आप लोगों को पोएम पढ़ाते समय सब चीज बताता हूं और आप लोगों को रिवाइज भी कर देता हूं। किंग एडवर्ड जो इनके फ्रेंड थे उनके लिए इन्होंने इस पोएम को लिखा था। उनकी डेथ के बाद इस पोएम को लिखा था लिसिडस को। अब ये लिसिडस जो है किस तरह की पोएम है, देखिए यहां पर एन एलेजी लिखा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, लिसिडस के बारे में पढ़ लिया और उसको एलेजी मार्क कर दिया, क्योंकि वो एक एलेजी तो थी ही, सभी को पता है, शोक गीत थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं करना है। ऑप्शंस जो है उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से देखना है कि हम लोगों को कोई बेटर ऑप्शन तो उसमें नहीं मिल रहा है इन चार ऑप्शंस में भी। एलर्जी तो ये थी ही, लेकिन किस तरह की एलर्जी थी आप लोगों को ये भी बताना है। अगर हमारे पास एग्जामिनर ने ऑप्शंस दिए हैं, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है ऑप्शंस के अंदर ही, तो एलर्जी की भी कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरी के अंदर जाकर आप लोगों को बताना है कि किस तरह की ये एलर्जी थी। तो ये पास्टरल एलर्जी थी, डी इसका करेक्ट आंसर है, डी फॉर दिल्ली, राइट इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग ये ध्यान रखना, पास्टरल एलर्जी थी लिसिडस, जिसको विलियम जॉन मिल्टन ने लिखा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 है, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन डॉट डॉट डॉट, या फिर यहां पर आप लोगों को फिल करना है कि क्या है। स्काई है, यहां पर अर्थ है, या फिर हेवन है, या फिर नॉलेज है। देखिए ये जो लाइन है वो पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, ठीक है। किसने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट को, मिल्टन ने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, राइट। और इसके दो एडिशंस आए थे, पैराडाइज लॉस्ट के दो वॉल्यूम आए थे। पहला जो आया था 1667 में आया था और दूसरा 1674 में आया था, राइट। अब यहां पर जो पूछा गया है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन आएगा, यहां पर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो सी आप लोगों को यहां पर बताना है कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
तो ये 60 क्वेश्चंस हम लोगों के हो चुके हैं। इस वीडियो में भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है, उनको मैंने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको थर्ड प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।